डॉक्टर कोचर, 14 राज्य ब्लैक फंगस को महामारी घोषित कर चुके हैं। देखिए, इस पर लगातार बात हो रही है कि कितनी बड़ी चुनौती है, क्या दिक्कतें हैं। आपको क्या लगता है, क्या हम इस चीज को भाप नहीं पाए कि कोरोना की थर्ड वेव का तो हम इंतजार करते रहे, लेकिन जो उसका सेकेंडरी पार्ट हो सकता है, जो उसकी वजह से दूसरी बीमारियां हो सकती हैं, उस पर हमने ध्यान नहीं दिया। इसका एक बहुत महत्वपूर्ण कारण ये है कि बहुत चीज़ों का इलाज लोगों ने अपने हाथ में ले लिया और इसको हाथ में लेने की वजह से कई समस्याएं क्रिएट हो गई। दूसरी बात, लोगों ने ट्रीटमेंट को स्टैंडर्ड के हिसाब से नहीं चलाया। स्टैंडर्ड के हिसाब से चलाने का मतलब ये था कि जिन लोगों को माइल्ड प्रॉब्लम्स थी उनको माइल्ड के हिसाब से ही ट्रीट होना चाहिए था, लेकिन उन्होंने जब अपने हाथ में ट्रीटमेंट लिया तो ना तो डोज के हिसाब से ध्यान दिया, ना दवाई के हिसाब से सोचा, ना ड्यूरेशन सोचा, और लोगों ने ये नहीं देखा कि उनको कोमॉर्बिडिटीज क्या चल रही हैं। सो अपनी कोमॉर्बिडिटीज के हिसाब से ये नहीं चल पाए। सरकारी व्यवस्था जो होती है वो महामारी के ऊपर केंद्रित थी। दूसरी जो प्रॉब्लम है वो ट्रीटमेंट से रिलेटेड था, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कहीं कोई चूक हुई है ट्रीटमेंट इसको भांपने की। ये बेसिकली सेल्फ मेडिकेशन का एक दुष्परिणाम सामने आया। कोचर, उस वक्त जब लोगों को ना बेड मिल रहे थे, ना ऑक्सीजन मिल रही थी, मारामारी हो रही थी, दवाइयां नहीं मिल रही थी, शायद इस तरह का ध्यान नहीं दिया गया, और ये भी एक कारण है। जी, भारत में ये प्रथा बहुत प्रचलित है कि हम दवाइयां अपने हिसाब से लेते हैं। एक मैसेज आया और उस पर दवाई चला दी, और दुष्परिणाम दवाइयों के एक्चुअली उस समय ध्यान नहीं चल रहा था, क्योंकि सारा ध्यान, जैसे आपने कहा कि उस समय ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी पे, बेड्स की अवेलेबिलिटी पे केंद्रित था। सो लोग दवाई तो ले रहे थे, लेकिन ये नहीं सोच रहे थे कि ये प्रॉब्लम क्या क्रिएट करेंगे। आप मानेंगे नहीं, हमें अपने पेशेंट्स को ज्यादातर समय 90% समय ये कन्विंस करने में लग रहा था कि भाई आप ये दवाई मत लीजिए, जो आप ऑलरेडी ले रहे हैं इसको बंद कर दीजिए, और कम समय उनको ये समझाने में लग रहा था कि आप जिस बीमारी से जूझ रहे हैं उसके लिए आगे क्या किया जाए। सो ये एक जो डिस्ट्रैक्शन हो गया है ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी का, बेड्स की अवेलेबिलिटी का, उससे लोगों ने इस पे ध्यान नहीं दिया कि वो ले क्या रहे हैं, एक्चुअली मेडिसिन क्या ले रहे हैं। और अल्टीमेटली ये जो ट्रिपलेट क्रिएट हुआ था कोविड की वजह से, डायबिटीज की वजह से और स्टेरॉइड्स की वजह से, ये नहीं, लेकिन ये स्मॉल इंटेस्टाइन का मामला समझ में आ रहा है आपको? अभी तक आ रहा था समझ में कि ईएनटी से जुड़ा मामला है, आई नोज थ्रोट। जी, म्यूकर देखिए कि कहां कहां पाई जाती है, वहां वहां पे वो कमेंसल है, और जैसे ही शरीर की प्रतिरोधक क्षमता कम होगी वो अटैक कर देगी। तो जहां जहां म्यूकर पाई जाती है, जबकि नाक में, फेफड़ों में और अब आंतों में भी म्यूकर के स्पोर्स होते हैं, उसको केवल द्वार चाहिए अंदर घुसने का, जहां पे डिफेंसेस नहीं है, और ये डिफेंसेस कहीं पे भी वीक होंगे, म्यूकर अटैक करेगी। तो मेरा मानना यह है कि जहां म्यूकर ऑलरेडी प्रेजेंट है, जैसे आंतों में, फेफड़ों में या नोज में, उसको सिर्फ वीक डिफेंसेस चाहिए और वो अटैक करेगी। स्टेरॉइड ना लें तो ठीक नहीं हो रहे हैं मरीज, ये कहा जा रहा है कि स्टेरॉइड से ठीक होने में मरीजों को मदद मिलती है, स्टेरॉइड लें तो ब्लैक फंगस आ जा रहा है। करे क्या मरीज कोरोना का? देखिए, ये प्रॉब्लम अगर आप विश्लेषण ट्रीटमेंट का देखेंगे तो ये नहीं हमने देखा है कि जिन लोगों को ऑक्सीजन लगी है उन लोगों को ज्यादा ब्लैक फंगस दिखी गई है। बात ये है कि जिन्होंने स्टेरॉइड्स लिए हैं, और ज्यादातर लोगों ने उन्होंने स्टेरॉइड्स लिए हैं, अगर आप पिरामिड बनाएंगे तो 85, 10 और 5 का पिरामिड बनता है, जिसमें 5% वो लोग थे जो सीवियर थे, लेकिन कायदे से स्टेरॉइड्स उनको ही लेने चाहिए थे, बाकियों को नहीं। अब जो ब्लैक फंगस के मामले सामने आ रहे हैं वो उनके नहीं है जिन्होंने समझते हैं। लेकिन आप चले जाइए जरा, विक्रम सर, सिविल सोसाइटी के सदस्य के तौर पर मैं आपको इस डिबेट में लाना चाहूंगा। इतना अच्छा इलाज दिल्ली, मुंबई और इतने अच्छे एक्सपर्ट हो सकता है देश के बड़े शहरों में हो, लेकिन गांवों में चले जाइए, आप चले जाइए छोटे शहरों में, कहां किसको ऐसी सलाह मिल रही है कि आपको स्टेरॉइड कैसे लेना है, कितने तौर पर लेना है? कोरोना का मरीज क्या करे? उसको अगर व्हाट्सएप पर प्रिस्क्रिप्शन मिल रहा है तो कम से कम उसको ये तो पता चल रहा है कि भैया देखो, एक बड़े अस्पताल के एक डॉक्टर ने हमें भेजा है, ले लेंगे तो हम ठीक हो जाएंगे। वो कहां सोच रहा है इतना कि हम स्टेरॉइड लें कि ना लें? गौरव जी, कम लोग इतने खुशकिस्मत होंगे कि डॉक्टर कोचर साहब, डॉक्टर नाखरा साहब का मार्गदर्शन उनको मिल जाए। नहीं, डॉक्टर कोचर, मैं आपको भी लाना चाहूंगा। डॉक्टर कोचर, क्या इस आईएमए के पूर्व अध्यक्ष हैं जिन्होंने ये बयान दिया है, आप इनसे सहमत हैं? नहीं, मैं यही कहना चाहूंगा कि अभी फिलहाल एक व्यक्ति के कथन के ऊपर हमें नहीं चलना है। इस पे विश्लेषण करने के लिए जो उन्होंने सवाल उठाए वो बहुत अच्छी बात है। आपको ये समझना है कि इन्होंने बात कही है फंगस के ग्रो होने की, हम बात कर रहे हैं कि फंगस पहली बार में डेवलप क्यों हुई। ये तो ये कह रहे हैं कि एक बार फंगस आ गई, उसके फर्दर ग्रोथ के लिए शायद जिंक इंपॉर्टेंट हो सकता है एज अ सबस्ट्रेट। हम यहाँ बात कर रहे हैं उन 3 कारणों की जिस वजह से वो शुरू हुई। तो ये एक सेकंड चैप्टर हो सकता है, ये प्रोबेबली फंगस के ग्रोथ के बारे में, प्रोग्रेशन के बारे में शायद बात करेंगे। एक क्या सीधा सा कोई जवाब हो सकता है कि लोग जिंक खाएं कि ना खाएं, लोग अंडा खाएं कि ना खाएं, लोग मूंगफली खाएं कि ना खाएं, जिसमें हर चीज में कहा जाता है कि जिंक है?
जिंक की एक मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है, रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस होते हैं, और जो भी आपको जिंक की इनटेक के बारे में बताया जा रहा है वो सिर्फ आरडीए के हिसाब से बताया जा रहा है। हम एक्सेसिव जिंक की बात नहीं कर रहे हैं। तो एक स्टैंडर्ड टेबलेट है कि आप 50 मिलीग्राम पर डे के हिसाब से उसको ले लीजिए, तो वो एक स्टैंडर्ड डाइटरी रिकमेंडेशन के हिसाब से है। कोई जवाब है इसका, कितने दिन तक लेना चाहिए? देखिए, जिंक और विटामिन सी का कोई इसकी नियमित तिथि नहीं है, इसको लंबे समय तक लिया जा सकता है। विटामिन सी तो बॉडी में डिसॉल्व होकर निकल जाता है, यूरिन में वाटर सॉल्युबल विटामिन में से है, और जिंक की भी जहां तक जरूरत है वो बॉडी की इम्यूनिटी के लिए। इसके अलावा भी कुछ और सवाल करना चाहूंगा और मैं ब्लैक फंगस को जोड़ूंगा इससे। क्या आपको लगता है यहाँ पर डॉक्टर कोचर कि अगर लोगों को जल्दी से जल्दी वैक्सीनेट कर दिया जाए या कर दिया गया होता और लोगों को तो, और उनको अगर सीवियर कोरोना ना होता, अगर हो भी जाता, तो वैसे भी वैक्सीन लिए हुए लोगों का परसेंटेज कम है कोरोना होने का, तो क्या ब्लैक फंगस के केस भी कम होते देश में? डेफिनेटली कोविड के साथ साथ जो महामारी ब्लैक फंगस की आई है, ये उसके कारण आई है। तो जो चीज कोविड से बचाएगा वो ऑब्वियसली उसके फर्दर ट्रिगर्स को भी बचाएगा। और ये देखिए, अब हमारी थर्ड वेव की जहां बात हो रही थी बच्चों को इन्वॉल्व करने, जहां बच्चों को डर हो रहा था कि कहीं उनको इन्वॉल्व ना करें, यहाँ तो हम बात करें कि 18 साल से ऊपर को भी नहीं वैक्सीन मिल रही, तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट होगी अगर हमने सही समय पे सही लोगों को वैक्सीनेट नहीं किया तो। लेकिन ये डॉक्टर कोचर, ये दौसा की खबर से क्या समझ में आ रहा है? हम अभी तीसरी लहर की बात कर रहे थे, दूसरी लहर से नहीं निपट पा रहे हम। मैं नहीं समझता ये तीसरी लहर का संकेत है। ये कहीं ना कहीं हमने सेकंड वेव में भी, जैसे डॉक्टर नाकरा सर ने कहा है कि यहाँ पे प्रॉब्लम बढ़ी हुई दिखी है बच्चों में। उसके कई कारण हैं। पहला कारण उनका एक्सपोजर है, और दूसरा कारण ये वायरल, इस बार जो वायरल स्ट्रेन था वो डिफरेंट था। तो ये दूसरी लहर के कुछ परिणाम दिख रहे हैं। हो सकता है यहाँ पे कॉन्ग्रीगेशन हुआ हो बच्चों का, एक समय पे एक जगह पे झुरमुट रहा हो, तो एक तरह का आउटब्रेक है कंटेंट। बट मैं नहीं समझता कि ये एक तरह से सिग्नल है कोई थर्ड वेव के हिसाब नहीं, तो फिर उस बारे में आप क्या कहेंगे? 12th के एग्जाम्स के बारे में बहुत वॉइसेस हैं। कुछ कह रहे हैं कि एग्जाम क्यों कराए जा रहे हैं, कुछ कह रहे हैं कि नहीं, एग्जाम अब जो जरूरी सब्जेक्ट है उनके कराने हैं। देखिए, ये बहुत बड़े स्केल पे बहुत बड़ी व्यवस्था मांगती है, और इस पे गवर्नमेंट को अपने सारे डेटा को साथ में रख के और अपने साधनों को साथ में रख के ये डिसीजन लेना होगा कि क्या वो इतने बड़े पैमाने पे इतनी बड़ी प्रिकॉशंस के साथ एक सीमलेस तरीके से कर सकते हैं, नहीं कर सकते। हमने देखा है कि बच्चों में ये जो कोविड के परिणाम है वो उतने भयंकर नहीं है, लेकिन क्या हम रिस्क ले सकते हैं? हमारे पास अभी बहुत ही कम मैं आता हूं सर आपके पास। डॉक्टर कोचर, मैं फिर से आपको लाना चाहूंगा। मनीष सिसोदिया ने कहा कि जो बच्चे हैं 12th में, उसमें 95% ऐसे हैं जिनकी उम्र 17.5 साल या उससे ऊपर है। तो क्या उनको 18 साल से जिन लोगों को वैक्सीन लग रही है वो वैक्सीन दे सकते हैं क्या? एक्सपर्ट्स पर बोलें, आपका क्या कहना है इस पर? जी, मैं उनके कथन से सहमत हूं। यहाँ हम बात कर रहे थे 12 साल के ऊपर के बच्चों को वैक्सीनेट करने की। 18 साल कोई ऐसा एक लॉजिकल एज नहीं है जिसमें एकदम से सब कुछ परिवर्तित हो जाएगा। ये एक ऐसा एज होता है जो एक समय पे जब पूरी इम्यूनिटी और पूरी ग्रोथ हो चुकी होती है, तो उसमें हम ये मानते हैं कि चलिए 18 साल एक कट ऑफ एज है बिटवीन एडोलेसेंट एंड एडल्ट। तो ये एक ऐसी सिचुएशन आ गई है जिसमें हमें इस एज ग्रुप को एड्रेस करना है, इस पर्टिकुलर चुनौती को फेस करने के लिए। तो जो उनका कथन है, मैं एक्चुअली इनसे पूरी तरह सहमत हूँ कि हमें ये कंसीडर करते हुए कि ये एज ग्रुप ससेप्टेबल होने वाला है, वैक्सीनेशन के जो परिणाम है वो अच्छे हैं, और बच्चों में इनके कोई साइड इफेक्ट प्रोबेबली ट्रायल बेसिस पे ना देखे जाएं, तो उसको कंसीडर करते हुए हम ये ओपन कर सकते हैं इन बच्चों के लिए।